हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की, फिजिक्स। आप सभी को पता है कि जनरल साइंस में जब हम फिजिक्स का नाम लेते हैं तो एक डर हमारे दिमाग में रहता है। सच कहूं तो फिजिक्स है भी ऐसी सब्जेक्ट जहां से डर लगना वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो इजीली समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज का लेक्चर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो हम लोग जो एग्जाम में डायरेक्ट कैसे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं हम उन पे बात करने वाले हैं, और उन कॉन्सेप्ट को हम डेली रूटीन लाइफ में कनेक्ट करके हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हर एक आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। मैं सबके कमेंट देखने वालों की कौन कौन इसमें रिप्लाई करेगा। हर एक प्रश्न को देखिए और आप मुझे बताइए कि आज आपने कितने सही किए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो, पार्सेक इज ए यूनिक यूनिट ऑफ, तो पार्सेक किसके यूनिट है? तो यहां ऑप्शन है एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम और लेंथ। देखो, पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। किसकी लेंथ है? लेंथ की यूनिट है। ठीक है सर, लेंथ की यूनिट है, हमें समझ में आ गया। ये तो था इसका डायरेक्ट आंसर। अब इसको पूछे कि सर अगर हम लोग ये यूनिट जो यूज कर रहे हैं ये किस सेंस में करते हैं। देखो, ये कौन सा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, किस लेंथ को कवर करने के लिए, तो ये यूज करते हैं मेजर करने के, जो लार्ज डिस्टेंस होता है ना, लार्ज डिस्टेंस है ना, उनको कवर करने के लिए। जैसे जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सोलर सिस्टम में वो कितनी दूर है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए किया जाता है, यानी लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इस यूनिट का यूज करते हैं, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्सेक जो यूनिट है वो एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी है। इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। एक्सेलरेशन, चलो ये तो आ गया। एक ये बहुत दिक्कत खड़ी करता है सर, ये हमने पढ़ा है एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है पता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी मान लो कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार है वो किस में है? वो एक्सेलरेशन में है। अगर उस कार की स्पीड स्लो हो गई तो हम ये कह सकते हैं ये कार क्या है? एक्सेलरेशन में है। किसी की स्पीड का, ऑब्जेक्ट की स्पीड का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना वो एक्सेलरेशन बोलता है। अगर मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट साइड में जा रहा है, सडनली वो लेफ्ट राइट में चला गया, ईस्ट से वेस्ट में चला गया, राइट से लेफ्ट में चला गया, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है? वो चेंज ऑफ वेलोसिटी में है, वही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बताइए? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। देखो, हमारा आप इस क्लास में क्यों आए? अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टिक करने होते तो आप किसी से 100 रुपीज 200 की कोई बुक परचेज करते और वहीं से सोल्व कर लेते। लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ज्यादा चीजें कवर करनी है। एक्सेलरेशन इट इज यूनिट क्या है? ये एक्सेलरेशन कैसी यूनिट है? वेक्टर यूनिट है। यानी वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी है ना, और इसकी डायरेक्शन भी है, दोनों है। स्पीड क्या है? स्पीड एक एक्सक्लरिटी है ना, यूनिट वो क्वांटिटी है, एक्सक्लर क्वांटिटी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है एक्सेलरेशन में, लेकिन स्पीड में हम ये कहते हैं, कोई पूछा आपको कि आप किस स्पीड से जा रहे थे, तो आप कहते हो सर हम तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। तो क्या आपने मुझे ये बताया क्या कि सर हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में जा रहे थे? मैं पूछूं कि कहां जा रहे थे, है ना, किस स्पीड से, तब आप कहो सर हम जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो मुझे पता लग गया आप किस डायरेक्शन की बात कर रहे हो। लेकिन वैसे स्पीड क्या है? स्पीड वैसे इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसकी मीटर पर सेकंड होती है। ये एसएससी सीजीएल में आया था 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नॉइस इज मेजर्ड इन विच यूनिट। देखो, जो नॉइस होता है, जो शोर है ना, नॉइस मतलब बहुत नॉइस कर रहे हो, ये नॉइस को मेजर करने की यूनिट क्या है? किस से बेसिस पर हम इसको यूनिट को मेजर करते हैं? तो ये है डेसिबल। आप सभी जानते हैं डेसिबल। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे राइट कर रहा हूं मैं, और मेरी गलतियां पकड़ोगे आप, है ना। मैं आपकी गलतियां नहीं देखने वाला हूं, मैं कहीं कहीं गलत बताऊंगा, आपको पकड़ना है कि सर हमें ये आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको सही बता दूंगा। तो नॉइस को यहां डेसिबल में करते हैं। ये यूनिट क्या है? इट इज यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
ठीक है। हम और आपको पता है हम जो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना, तो जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है ना वो डेसिबल होता है 35 से 45 डेसिबल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। कितनी डेसिबल की वॉल्यूम हम लोग नहीं सुन पाएंगे, हमारे कान फट जाएंगे। तो 85 डेसिबल से 90 डेसिबल के ज्यादा अगर साउंड होगा ना, तो हमारे कान क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है सर। अब सर एक बात बताइए, ये जो बार बार में आप वॉट यहां देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है सर। वॉट क्या है? यूनिट ऑफ पावर है। किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। पावर, पावर क्या रिप्रेजेंट करता है? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं पावर को। यस सर, डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब कोई मुझे एक बता सकता है कि जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, कोई ये पूछे कि एक वाट में किसके इक्वल होता है? एक वाट कितने के इक्वल होता है? तो 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। कितना होता है? 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, एक वॉट, 1 वॉट, ऐसे कर सकते हैं हम, इसको याद कर सकते हैं। फेराडे, फेराडे किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ चार्ज। फेराडे किसकी है? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। यहां से अगर आप एक क्वेश्चन में से 7 से 8 एमसीक्यू नहीं पढ़ के जाओगे, समझ के नहीं जाओगे, तो मतलब ही नहीं है, मजा ही नहीं आने वाला है। सबसे पहले एक छोटा सा मेरा कोर्स है, आप जाके परचेज कर सकते हैं, जनरल साइंस का, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिटेल्ड में चैप्टर वाइज में कवर किया है। जाइए परचेज करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। हमारा एक जीए का कोर्स है, बहुत पॉपुलर कोर्सेज है, बहुत अच्छी रेटिंग है इस कोर्स की। आपको यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस इसमें होने वाले हैं। क्या करना है? जाकर परिचय ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? अब प्रेशर की यूनिट क्या है? कैडिला, पास्कल, है ना, पारसेक या लुमेन, क्या होगी? देखो, यहां यूनिट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पास्कल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है, एफ यहां क्या है? फोर्स है, एफ फोर्स है, ए यहां एरिया है ना। अगर मैं ये बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, किसकी होगी? उसकी यूनिट क्या होगी? कैंडिला। ठीक है सर, इसका भी बता दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है और टफ है ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, ये भी हमें पता लग गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें जो यूनिट्स हमारे सामने आ रहे हैं ना, आप इनको एक बुक में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। जैसे ये सीएचएसएल में भी आया था, जेई में भी आया था, है ना, बहुत रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। जो 2016 में आया था वो 2019 में आया है। ठीक है, वो ही किसी और एग्जाम में भी आया होगा, शायद मैंने मेंशन भी नहीं किया होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, मेजर एयर ह्यूमिडिटी। अच्छा, बात करते हैं एयर ह्यूमिडिटी की। एयर ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, किसके द्वारा? हाईग्रोमीटर। देखना, यहां कंफ्यूजन होगा, हाईग्रो या हाइड्रो, एक तो ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। माइक्रोमीटर या थर्मोमीटर। देखो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज करते हैं? हाईग्रो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाईग्रो, HYGRO, ध्यान रखना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेट्रोलॉजिकल साइंस। कौन सी साइंस में यूज करते हैं? मेट्रोलॉजिकल साइंस में, जो मेजर करती है ह्यूमिडिटी को, अमाउंट ऑफ वाटर को, जो कि वेपर में है, एयर में है, उसको बात करती है। यानी मेट्रोलॉजिकल में यूनिट में बात करते हैं। मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो साइंस है, इसमें हम इसका यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का, जो एयर में, ह्यूमिडिटी में, है ना, वाटर की क्वांटिटी के बारे में बात करता है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है इसके बारे में मेजर करता है। अच्छा, माइक्रोमीटर, यहां एक ऑप्शन है, माइक्रोमीटर इज ए डिवाइस इनकॉर्पोरेटिंग कैलिब्रेटेड स्क्रू वाइडली यूज फॉर एस्केलेट मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट, या इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में जो इंजीनियरिंग है या मशीनरी है, उनमें इसका यूज करते हैं।
थर्मोमीटर, या थर्मोमीटर का क्या है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। हम कहते हैं ना कितना टेम्परेचर हो गया भैया, थर्मामीटर से चेक कर लो कि कितना मीटर हमारा टेम्परेचर इस समय है। अच्छा, कोई पूछ ले कि बताओ सर, ये बहुत बार पूछेंगे सर टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट पूछ सकता है ना, केल्विन। क्या है, केल्विन। एक चीज केल्विन के बारे में बता दूं, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, केल्विन टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जीरो केल्विन होती है। इससे कभी भी ये नहीं हो सकता कि माइनस, ऐसा लिखा हो कि -310 केल्विन, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। केल्विन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, हम जब बात करते हैं केल्विन को, और हम किससे यूनिट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में यूनिट को कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में करते हैं, र्यूमर में होते हैं, है ना, रेकाइन में होता है, ये सारी यूनिट्स हैं, इन्हीं में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कैथोड रेज आर ए रे ऑफ, तो कैथोड रेज होती हैं, वो कौन सी रेज होती हैं, कैथोड रेज आर रे ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स। 1803 में जॉन डाल्टन ने कंसीडर किया कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम्स से मिलकर बने होते हैं, विच आर आइडेंटिकल इन नेचर, है ना। जे जे थॉमसन आए, उन्होंने डिस्कवर किया कैथोड रेज के बारे में, जिनको आप इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। ठीक है, इसके बारे में किसने की, जे जे थॉमसन ने बात की, जे जे थॉमसन। ठीक है सर, इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके बारे में बात करें, अगर गोल्डस्टीन के बारे में बात करें, तो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिव रेज, जिनको आप प्रोटॉन कहते हैं, है ना। लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया था बताओ, अब प्रोटॉन्स है, इसके बारे में दो क्वेश्चन बन गए, इसका नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाम दिया, लेकिन डिस्कवर किसने किया, इन पॉजिटिव रेज को गोल्डस्टीन ने किया, गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, फिर आए हमारे जेम्स चैडविक, चैडविक जी ने डिस्कवर किया एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन, इनके बारे में इन्होंने डिस्कवर की। ठीक है, चलिए बहुत अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ, हम अर्थ पे चल रहे हैं, चल रहे हैं, देखो मैं चल रहा हूं आपके सामने चल के दिखा रहा हूं, हम बिना पिछले कैसे चल पा रहे हैं अर्थ पे, क्या किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की रीजन से, कोई फ्रैक्शन फोर्स है ना, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कौन सा फोर्स इसमें काम कर रहा है। देखो, ए टाइप ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन टू सरफेस, हमने, आप मेरे एक एनसीईआरटी का कोर्स आने वाला है जल्दी, उसमें आप पढ़ेंगे, हमने बात की है फ्रैक्शनल फोर्स के बारे में। एक्चुअल में जब एक टाइप का ये फोर्स है, फ्रैक्शनल फोर्स क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच है। मान लो ये पेन है, अगर मुझे ये चल रहा है ऐसे, तो मेरी एक इस पेन के नीचे वाली सरफेस और इस मेरे हाथ के ऊपर वाली सरफेस के बीच एक, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में है, तभी तो है ना। और इस ये जो चलने पे जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है, वो फ्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, फ्रैक्शनल फोर्स है। इस फोर्स के कारण, है ना, हम खड़े रह पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। जैसे हम चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जमीन को धकेल रहे हैं और जमीन हमें आगे तरफ धकेली। ये न्यूटन्स का तीसरा लॉ हमें होता है, एक्शन रिएक्शन वाला लॉ। ठीक है, और ये हम चल पा रहे हैं बिना फिसले, उसका रीजन है फ्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या है अर्थ पर, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जी, है ना, G m1 m2/r², ऐसा है। ये जो जी है ना, स्मॉल जी, है ना, ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू ना पूरे अर्थ पे अलग अलग होती है। जैसे मान लो आप अर्थ पे, ये हमारी अर्थ है, इस जी की वैल्यू यहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी। लेकिन सर हमने तो हमेशा एक ही पढ़ते आ रहे हैं 99.1, लेकिन ध्यान रखना बेटा, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं ना, वो इतना माइनर चेंज होता है कि हम ये कहते हैं कि इस जी की वैल्यू अर्थ पे तो एक ही होगी, लेकिन अर्थ पे भी एक नहीं होती, लेकिन हम साइंटिफिकली कैलकुलेशन करने के लिए इसको एक मानते हैं। हाँ, मून पे सर अलग होती है ना, जुपिटर पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग होती है, यानी इस जी की वैल्यू, लेकिन ये जो जी है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स,
ये कैपिटल जी, ये कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या होती है? सेम होती है। आप अर्थ पे चली गई हो, सेम होगी। जुपिटर पे चले जाओ, वही होगी। आप मून पे चले जाओ, वही होगी। आप मार्स पे चले जाओ, वही होगी। इस जी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। और मैं आपको बता दूं, है ना, यहां सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप सर्फ के अर्थ में आते हो, सेंट्रल में आते हो, जी की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ऊपर जाओगे, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सॉइल, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, जो हमारी सॉइल है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये आपको बताना है। प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, कैपिलरी एक्शन, है ना, कंडेंशन या सक्शन एक्शन, बताइए क्या है। देखो, जब हम हमारी सोइल पानी डालते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कैपिलरी एक्शन इसमें काम आता है। कौन सा? कैपिलरी एक्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हम डेली रूटीन लाइफ में और क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो हम इसके एग्जाम जो कैपिलरी एक्शंस के देखते हैं। आपने इंक देखी है? इंक यूज करते हैं, इंक, इंक वाला पेन, वो इसमें काम आता है ना। अंडरग्राउंड जो वाटर जो अपटेक होता है, वो ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल, ये काम करता है। या जो हमारे कॉटन के कपड़े हैं ना, स्प्रेडिंग वाटर, वो ये काम करता है ना। लैंप लाइट में काम करता है। क्लाइंबिंग ऑयल को चढ़ने में, जो लैंप लाइट होती है उसमें ऑयल धीरे धीरे, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। या प्लांट्स की रूट से वाटर ऊपर की तरफ है, वो कैपिलरी के कारण होता है। आप बताए जाइलम और फ्लोएम, सुना है? वो जो जाइलम काम करता है, वो कैपिलरी एक्शन पे तो काम करता है। इसलिए बहुत सारे एग्जांपल इसके डेली रूटीन लाइफ में देखने को मिलते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए लिथियम न्यूक्लियस, अब लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब 3 होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वली क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी ये भी कितने होंगे? 3 होंगे। इसका आंसर तो हो गया 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, है ना। कोई ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट बताओ जिसमें न्यूट्रॉन हो ही ना। तो हाइड्रोजन का प्रोटीनियम जो है आइसोटोप, वो ऐसा होता है। चलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। हर एक आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सारे आंसर को मैं बहुत फोकस के साथ देख रहा हूं, जहां आपको दिक्कत आती है आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपकी सॉल्यूशन करता हूं। फोर्स ऑफ एक्शन सॉरी, फोर्स ऑफ एक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या होगा आपका? कोहेसिव फोर्स। देखो, कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अगर एक सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच एक जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, वो कोहेसिव फोर्स ही होता है। इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सेम सब्सटेंस के लिए आ गया। एडहेसिव फोर्स, जो ऑप्शन डी में दे रखा है, एडहेसिव फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये भी हमें समझ में आ गया सर, डिफरेंट सब्सटेंस में होगा तो एडहेसिव लिखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, अभी अभी ये पूछ रहा है, हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ सकता है ना। विस्कोसिटी इज ए मेजरमेंट, इज ए मेजर ऑफ ए फ्लूइड रेसिस्टेंट ऑफ फ्लो। क्या करता है? जो फ्लूइड्स रेसिस्टेंस होता है टू फ्लो, उसको मेजर करता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। व्हेन आइस फ्लोट ऑन वाटर, आपको पता है, ये अगर आप पानी लेते हो, ऐसे पानी है ना, इसमें आपने आइस डाल रखी, तो आइस क्या होगी? ज्यादातर आइस डूब जाएगी। ऐसे थोड़ी ऊपर एकदम तैरती रहती है कि भैया आइस बिल्कुल ऊपर यहीं तैरती रहेगी। मान लो यहां तक पानी है, तो ऐसे थोड़ी आइस यहां तैरेगी। आइस कुछ ऐसे तैरती है ना। अगर मैं ये कहूं, अगर ये पानी है, यहां तक पानी है, तो कुछ ऐसी होती है ये आइस। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो कुछ ऐसा होता है कि ज्यादातर डूबी रहती है, थोड़ी सी बाहर निकली रहती है ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो वाटर से पानी होता है, वो कितना होता है? कितना होता है? तो ध्यान रखना 0.1। इसका एक न्यूमेरिकल भी आया था, मैं न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ाने वाला हूं जल्दी ही, किसी और सेशन में। हम आपसे रिलेटेड एक का एमसीक्यू बनता है, पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू भी है, आप इसको एमसीक्यू समझ लीजिए, वो न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछा गया। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। मैक्सिमम ऑफ प्योर वाटर की जो डेंसिटी है, वो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है।
एंड सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी इज ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो 0 डिग्री पे जो बर्फ होती है, जो डिग्री डिग्री पे जो बर्फ की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए जो ऊपर तैरती रहेगी। आपने देखा ना, मैंने अभी कल परसों एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया आपके लिए, डेड सी के बारे में बात की मैंने, और इससे पहले मैंने ये भी बात की कि आप पानी में डूब क्यों जाते हो, है ना। हम सी में या कहीं पानी में जाते डूब क्यों जाते हो पता है? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है ना हमारी डेंसिटी से कम होती है, नहीं ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए डूब जाता है। जैसे ही वो जाता है और अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में मरने के बाद थोड़े बॉडी में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे बॉडी को खाने लगते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं। इससे हमारी बॉडी की डेंसिटी कम हो जाती है और मरने के बाद डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। क्योंकि अब क्या हो गया, अब डेंसिटी कम हो गई, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कर दिया, हमारा ब्रेक डाउन कर दिया है, इससे सारी गैसेज कैल्शियम मैग्नीशियम और अदर गैसेज का बाहर निकल गई है, इससे हमारी बॉडी की डेंसिटी कम आ गई, इससे मरने के बाद आदमी पानी में तैरता रहता है। लेकिन डेड सी के बारे में एक पूरी कहानी अलग है। डेड सी में एक्चुअल में क्या है, अगर आप और किसी सी के कंपैरिजन में देखोगे तो यहां सॉल्ट और मिनरल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और सॉल्ट और मिनरल्स जब ज्यादा होते हैं इसका मतलब वो उस सॉलिडिटी जाता है, वहां खारापन जाता है, इससे उस पानी की डेंसिटी भी ज्यादा है, लगभग 1240 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब इसकी वजह से क्या है, इंसान चाहकर भी सी वाटर में डूब नहीं पाता है। अब इसकी सॉलिडिटी, इसका खारापन ज्यादा है, इसलिए इसमें कोई जीव जीवित में नहीं रह पाएगा। सोचो एक सी वाटर में 1 किलो में 35 ग्राम नमक होता है, और पता है सी वाटर में कितना है, 350 ग्राम। तो भैया कोई जी रह पाएगा इतने नमक में? इसलिए डेड सी नाम भी इसलिए कि इसमें कोई लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ठीक है, अब ध्यान रखना इस सेशन में इसमें 90% ऑफ वाटर पार्ट में डूबा रहता है, 10% या 0.1 पार्ट ऑफ जो स्लाइड ऑफ वाटर है वो ऊपर तैरता रहता है। चलिए, इफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन ए वेसल्स मेल्ट्स द वाटर लेवल इन द वेसल्स, क्या होगा? अब देखो आप एक खुद ही बताओ, एक पानी है उसमें बर्फ है, ये समझ लो, यहां आप समझ पाओगे, ये मेरा पानी है और इस पानी में मान लो ये बर्फ है, बर्फ पिघलेगी। अब यहां पानी का लेवल यहां तक है ना, यहां तक है, बर्फ पिघलेगी तो क्या वाटर लेवल बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा सर, ये जो इतना एरिया इसमें कवर कर रखा है ना अंदर बर्फ, तो ये पिघल कर यहां आ जाएगा और ये वाटर का लेवल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर बर्फ पिघल जाती है तो वाटर का लेवल आप ये मत सोचना बर्फ तो ज्यादा होगी तो वो पिघल के पानी फैला देगी, भैया ऑलरेडी उसने अपनी डेंसिटी की वजह से अपना स्पेस कवर कर रखा है, वो कवर होकर ना नीचे ही वापस उस लेवल पे आ जाएगा। 10% 10% का जो गैप है वो फिल कर लेती है ये। ठीक है, चलिए, ये फ्रेश एग, कोई एक फ्रेश एग है, व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल, एक फ्रेश एग जो है वो सॉल्ट वाटर में है ना है, तो क्या होगा उससे, क्या होगा? तो क्या होगा, ये फ्लोट करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? ये तो अभी हमने पढ़ा, ए फ्रेश एग इज लेड इन ए सॉल्ट वाटर, एग फ्लोट बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एग। जैसे हमारी डेंसिटी सी वाटर में कम थी तो हम तैर रहे थे ना, तो एग की डेंसिटी ऑब्वियसली बात है किसकी वजह से, उस सी वाटर की डेंसिटी से बहुत कम है, इसलिए वो एग तैरता रहेगा। डेंसिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ कॉम्पैक्ट द मास इन ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ कॉम्पैक्ट द मास, कि हमने मास को कैसे कॉम्पैक्ट कर रखा है किसी सब्सटेंस में या किसी ऑब्जेक्ट में। डेंसिटी इज ए मास स्प्रेड आउट आवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? हमारे मास को स्प्रेड आउट करके रखती है और वॉल्यूम में, है ना। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। चलिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट कितने डिग्री पे? अभी बात की थी 4 डिग्री सेल्सियस, ये तो सर अभी बताई थी, इसलिए हम बिना देखे ही इसको क्लिक कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज द वाटर बिकम फ्रोजन, डिक्रीज होगा 0 डिग्री पे आप फ्रीज हो जाएगा, डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस आइस फ्लोट ऑन द वाटर, इसकी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो भैया ऊपर तैरेगा, बर्फ पानी की डेंसिटी, बर्फ की डेंसिटी कम हो जाएगी तो भैया पानी से कम होगी तो ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है, चलिए,
एंड वाटर से रिलेटेड और क्या पूछ सकता है एग्जाम में, दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आएगा क्लिक पूछूंगा। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? भैया, डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? गैलीलियो गैली ने। इसके बारे में किसने बात की? गैलीलियो गैली ने इसके बारे में पहली बार बात की। ही इज द फर्स्ट इन्वेंटेड ए थर्मोमीटर टू मेजर एयर टेम्परेचर। जब पहली बार इस मेजरमेंट को इसको खोजा गया, इसको इन्वेंट किया गया इस थर्मोमीटर को, तो इसमें एयर टेम्परेचर के लिए किया गया था इसका, ठीक है, मेजर करने के लिए। फिर एक जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने किया। फिर गैरबली फारे जो आए, फारेनहाइट जो आया, उससे हमने बॉडी के टेम्परेचर में इसका यूज किया, है ना। तो थर्मामीटर को हम यूज करते हैं। इसमें दो चीजें यूज होती है, एक तो मरकरी थर्मामीटर होता है, एक डिजिटल थर्मामीटर। आजकल देखते हो ना, आजकल आप स्क्रीन में एक गन जैसी होती है, आप ठक गन दबाते हो, वो बॉडी में जाता है और आपको बता देता है कि इस समय आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना डिग्री है ना। एक आप जीभ के नीचे या अंडर आर्म्स के नीचे दबाकर, बच्चों में, और हम जीभ के नीचे दबाकर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर, वो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर बैरोमीटर यूज टू मेजर एयर प्रेशर। बैरोमीटर एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए है कि हमारे सर्टेन एनवायरनमेंट में इस एयर का प्रेशर क्या है। इट इज यूज एटमॉस्फेरिक, जो जो प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं इसमें भी, एंड एक तो मरकरी यूज होती है, एक है ना, एनोरॉइड इसमें यूज किया जाता है। अच्छा, बैरोमीटर का हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अच्छा, बैरोमीटर को किसने डिस्कवर किया था, है ना, टॉरीसेल। बैरोमीटर को किसने डिस्कवर किया था? टॉरीसेल ने किया था। एक साइंटिस्ट है टॉरीसेल, इटालियन साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट? किसी भी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो डिफरेंस क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं देखूंगा क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है और टफ भी है, इसी से पता लगेगा आपकी कमांड कैसी है। देखो, ये है स्पाइन क्वांटम नंबर, आओ समझते हैं। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एक तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करूं, एजीमुटल क्वांटम नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम। मैजिक जो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पाइन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो है रिप्रेजेंटेशन के सिंबल। अब भैया, जो एन है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो क्या करता है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या कन्वे करता है? वो रिप्रेजेंट करता है द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उनके एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन, सी ऑप्शन इसको रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के ओरिएंटेशन को क्या करता है? इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। स्पाइन क्वांटम नंबर क्या करता है? स्पाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये वाला क्या करता है? ये करता है भैया आपका जो सब सेल होती हैं एक इलेक्ट्रॉन में, एक एटम में, या जो शेप ऑफ द ऑर्बिट है उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। चलिए, what is the numerical value of temperature at the Fahrenheit and degree Celsius? कौन कौन सा? डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होंगे किस टेम्परेचर पे इक्वल होने वाले हैं? भैया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। -40 मैंने हीट टॉपिक में आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता इसमें, हमें डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट से कर ले या केल्विन से कर ले, किसी से भी मेजर करने को बोले हम इजीली मेजर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, हमें क्या लेना पड़ता है, मान लो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0, और इन दोनों का डिफरेंस फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का 100 होता है। अगर फारेनहाइट की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस 32 और उनके बीच का डिफरेंस 180। अगर आप इसको सोल्व करोगे, है ना, अगर मान लो कोई भी वैल्यू आपको यहाँ मान लो डिग्री सेल्सियस को -40 ले लिया, है ना, तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे कि इसका जो फारेनहाइट की वैल्यू आएगी वो भी -40 डिग्री ही आने वाली है। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहां डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट क्या है? इक्वल। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरा हीट टॉपिक का को देख सकते हैं, वहां मैंने ये सारा क्लियर किया है बहुत अच्छे से। क्रायोजेनिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स।
क्रायोजेनिक ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील विथ, वो किससे डील करती है, यही इंपॉर्टेंट है, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे ही डील करती है। क्रायोजेनिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। क्रायोजेनिक फ्यूल होता है वो हम किस में यूज करते हैं, रॉकेट में। क्रायोजेनिक फ्यूल किस में यूज करते हैं, रॉकेट्स में यूज करते हैं, पता है ना, क्रायोजेनिक इंजन होता है उनमें, क्रायोजेनिक फ्यूल है ना, स्पेस एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन जो इंजन है वो उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंजन को क्या रखता है, एकदम कोल्ड रखता है, एकदम ठंडा रखता है ना, क्योंकि ये लिक्विड गैस के फॉर्म में होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। Fe has 26 प्रोटॉन्स, जो आयरन है उसमें 26 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे Fe2+ में, बताओ भैया, बहुत इजी है, 26 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, एटॉमिक नंबर भी 26 है, एटॉमिक नंबर भी कितना है 26 है, बिल्कुल सर इसमें भी 26 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 26 है, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है 26 है, सेम होगा, लेकिन ये बोल रहा है Fe2+ है ना, तो 2+ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी 26 माइनस 2 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 इज द राइट ऑप्शन। टीवी रिमोट जो कंट्रोल होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहां अगर आप कंफ्यूज होंगे तो अल्ट्रासोनिक, लेजर, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड, देखो टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, बिल्कुल सही है सर, बहुत बार पढ़ा है, इसको हम लोग हीट रेडिएशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन इस सिद्धांत पर काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इंफ्रारेड को डिस्कवर किसने किया था बताइए, है ना, हर्सेल ने किया था, हर्सेल ने किया था, कौन से ईयर में किया था, इसको किया था 1800 में आसपास इसको डिस्कवर किया था इंफ्रारेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल्स के बारे में कौन सी बात गलत है, देखो एल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, alpha particles consist of 2 proton and 2 neutron forming a particle identically helium 4 nuclei, ठीक है। अब क्या है, इनकी बात ये है कि ये हाई पेंट्रिंग पावर की होती है, ये बात गलत है, अल्फा पार्टिकल हाईली आयोनाइजिंग होती है ना, दे आर एसेंशियली पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, हीलियम न्यूक्ली He2+, यही होता है ना अल्फा पार्टिकल He2+, एज द पास थ्रू द मैटर, अगर किसी मैटर से पास करते हैं द इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद एटम्स कॉजिंग आइसोलेशन नॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द ऑर्बिट, तो ये सारी बात सही है, ये बात गलत है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन अमंग द फॉलोइंग, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो जे चैडविक, जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की, इन्होंने डिस्कवर किया प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में इन्होंने इसकी प्रेजेंस को देखा। 1932 में जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने बेरिलियम जो था एलिमेंट उस पर ऑब्जर्व किया और उसमें देखा कि अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी की, उसके बारे में बात की, तो अल्फा पार्टिकल्स, बेरिलियम और न्यूट्रॉन है ना, इनसे क्या निकल कर आया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी निकल कर आई, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज न्यूट्रॉन, है ना, नो चार्ज होता है, इन पे कोई नहीं होता, इनको न्यूट्रॉन बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है। Which of the following statement is not correct with respect of Rutherford atomic model? Rutherford के atomic model पे कौन सा सही नहीं है, अब भैया हमें तो इतनी सी बात है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था, 1911 में इन्होंने बात की थी, और इन्होंने एक बात देखो, पहला ही ऑप्शन है साइज ऑफ द न्यूक्लियस बिकम लार्ज, अरे एटम से कभी न्यूक्लियस बड़ा हो सकता है क्या, भैया एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस इतना सा है, समझ लो, ऐसा समझो, तो भैया ये तो पहली ही बात गलत है, इसका मतलब आंसर तो यही हो गया, है ना,
पॉजिटिवली चार्ज मास होता है सेंटर में एटम के बीच में, ये उन्होंने बताया कि ये भैया न्यूक्लियस कोई चीज है एटम में, उन्होंने बात की और कहा कि ये बहुत छोटा होता है, एटम के साइज में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, लेकिन सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है। When did Rutherford publish result of gold foil experiment through which it was noticed that scattering occurred due to the presence of rigid core inside node of the atom? देखो, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना एक गोल्ड फॉइल पेपर पे बहुत सारी बौछार की, है ना, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, और इसे ये पता लगाया कि किसी भी एटम के बीच में कोई एक रिजिड पार्ट है, कोई कोर पार्ट है, बीच में कुछ तो है जिससे क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है ना, उन अल्फा पार्टिकल्स की। और कब बात की थी, 1911 में, 1911 में की थी, अभी मैंने बताया था, और अभी इसके बारे में हमें आंसर भी पता लग गया। हाउ मेनी प्रोटॉन्स फाइंड इन द लिथियम, लिथियम में 3 होते हैं, हमें बता दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं, 3 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कब किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कब किया गया बताइए। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था भाई जे थॉमसन ने, कब किया था, डेट भी बता दीजिए, 1897 में ना, 1897 में किया था, 1897 में जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन डिस्कवर्ड पल्म पुडिंग मॉडल ऑफ एटम्स, है ना, अकॉर्डिंग टू विच पॉजिटिव चार्ज spread over the surface and electron are embedded to the positive charge in resin and scattering in pulp pudding। आपको पता है हमने एक वो लिया था, है ना, वाटरमेलन लिया था, उसमें देखा था कि जो लाल वाला हिस्सा है ना, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें दसे हुए होते हैं। ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बात की, जे थॉमसन ने बात की। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अच्छा, न्यूट्रॉन के बारे में किसने डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। न्यूट्रॉन के बारे में हम पहले भी पढ़े थे, बस आपका फोकस है कि कितना आप फोकस से पढ़ रहे भैया। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को देखा था न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। ठीक है, अभी बात की थी ना बेरिलियम वाली, ये वही होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कनेक्ट हो सकते हैं, हर एक आंसर का रिप्लाई करिए, रेगुलर सेशन ज्वाइन करिए। मैं कह रहा हूँ फ्री में भी बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है, बहुत कुछ टॉपिक वाइज आपको बायोलॉजी मैंने करवाई है, फिजिक्स मैंने करवाई है, केमिस्ट्री करवाई है, लाइव सेशंस आपकी मैराथन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के ले रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक पीवाईक्यू में बहुत सारे अच्छे, देखिए थोड़ा सा एमसीक्यू टफ होंगे, जैसे शुरुआत में जो मैंने फिजिक्स के एमसीक्यू लिए वो इस लेवल के लिए कि एग्जाम में आप कनेक्ट कर पाओ, बहुत इजी कराने से नहीं होगा, जो एक्चुअल में एग्जाम में आ रहा है वो आपको करना पड़ेगा, आप उससे दूर नहीं भाग सकते, है ना। अगर आपको सेशन पसंद है तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।